आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज का पहला प्रश्न है, आंकड़ा संचय और गणना परिकलन के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त संख्या प्रणाली है। ऑप्शन हैं बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो आंकड़ा संचय और गणना परिकलन के लिए कंप्यूटर द्वारा बाइनरी संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी संख्या पद्धति में केवल दो अंकों जैसे 0 और 1 को बाइनरी डिजिट या संक्षेप में बिट कहते हैं। बाइनरी संख्या का प्रयोग मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बाइनरी इज करेक्ट आंसर। आप सभी लोगों को यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो प्राप्त हो सकें। अगला प्रश्न है, एक वेब पेज की लोकेशन की विनिर्दिष्ट करने वाला पता क्या है? ऑप्शन है URL, DNS, HTML, HTTP। तो एक वेब पेज की लोकेशन की विनिर्दिष्ट करने वाला पता यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL है। यह कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था है जो बताता है कि वांछित सूचना कहाँ उपलब्ध है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेब पेज का एड्रेस URL का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए URL इज करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है, RAM पद का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, मेमोरी जिसे केवल लिखा जा सकता है, मेमोरी जिसको स्थायी संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है, मेमोरी जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है। तो RAM का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। में सूचनाओं को क्रमानुसार ना पढ़कर सीधे वांछित सूचना को पढ़ा जा सकता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है। यहाँ डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। RAM पद का अभिप्राय मेमोरी जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी मेमोरी जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है RAM पद का अभिप्राय है। चौथा प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है, नहीं आप गलत हैं। यह किस प्रकार की प्रतिपुष्टि कहलाती है? ऑप्शन है सकारात्मक, नकारात्मक, पुष्टिकारी, सुधारात्मक। तो जब एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है नहीं आप गलत हैं, यह एक नकारात्मक प्रतिपुष्टि है, क्योंकि इस प्रकार की प्रतिपुष्टि का विद्यार्थी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि वह भविष्य में फिर अपनी जिज्ञासा शिक्षक के सामने रखने से डरे। इसलिए एक कुशल शिक्षक को ज़्यादातर सकारात्मक प्रतिपुष्टि का ही उपयोग करना चाहिए। इससे बालक अभिप्रेरित होंगे और उनमें हमेशा जिज्ञासा बनी रहेगी। इसलिए यहाँ पर नहीं आप गलत हैं यह कथन नकारात्मक की ओर ले जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है, जब कर्ता और विधेय दोनों आधार वाक्यों के समान हैं पर वे गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न हैं, उसे कहा जाता है अति, अधीनस्थ, विपरीत, अंतर्विरोध, अधीनस्थ। तो जब दो तर्क वाक्यों के उद्देश्य एवं विधेय पद समान हों किंतु परिणाम और गुण दोनों ही भिन्न भिन्न हों, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों तर्क वाक्यों में अंतर्विरोध संबंध होता है। जैसे उदाहरण है, सभी उद्योगपति समाजवादी हैं और कुछ उद्योगपति समाजवादी नहीं हैं।
तो नीचे ऊपर देखिए कहा गया है सभी और नीचे कहा गया है कुछ। उद्योगपति तो दोनों हैं, परंतु ऊपर समाजवादी हैं, नीचे समाजवादी नहीं है। तो इसमें कहा जाएगा अंतर्विरोध। तो ऑप्शन नंबर सी अंतर्विरोध करेक्ट है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित युक्ति में तर्क की पहचान कीजिए। कक्षा में शिक्षण पद्धति की तुलना एक भवन की स्थापत्य योजना से की जा सकती है। ऑप्शन है सादृश्य मूलक, परिकल्पनात्मक, आगमनात्मक, निगमनात्मक। तो कक्षा में शिक्षण पद्धति की तुलना एक भवन की स्थापत्य योजना से की जा सकती है। यह तर्क सादृश्य मूलक तर्क का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सादृश्य मूलक करेक्ट है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको गौण वायु प्रदूषक माना जाता है। ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा के अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है या वायु में कुछ अतिरिक्त और विषाक्त गैस या कणिकीय पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जबकि इन सभी में ओजोन गैस गौण वायु प्रदूषक मानी जाती है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी ओजोन गौण वायु प्रदूषक है। आठवां प्रश्न है, आमतौर पर भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विजिटर कौन है। ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष। तो आमतौर पर भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विजिटर भारत के राष्ट्रपति होते हैं और राज्यों के विश्वविद्यालयों के विजिटर उस राज्य के राज्यपाल महोदय होते हैं। अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सहसंबंध विश्लेषण की मुख्य विशेषता क्या प्राप्त करना है। ऑप्शन है चरों के बीच अंतर, चरों के बीच भिन्नताएं, चरों के बीच साहचर्य, चरों के बीच प्रतिगमन। तो इन चारों में सहसंबंध विश्लेषण के अंतर्गत दो चरों के बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह देखा जाता है कि एक चर में परिवर्तन करने से दूसरे चर में परिवर्तन हो रहा है अथवा यह परिवर्तन नकारात्मक है या धनात्मक। अर्थात यह कहा जा सकता है कि दो चरों के बीच साहचर्य देखा जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी चरों के बीच सहचर्य करेक्ट है। 10वां प्रश्न है, वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन है शोध का सारांश, शोध अभिकल्प, शोध परिकल्पना, शोध प्रतिमान। तो इन चारों में वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है शोध अभिकल्प कहलाती है। शोध अभिकल्प एक ऐसी योजना या रूपरेखा है जो समस्या के प्रतिपादन से लेकर शोध प्रतिवेदन के अंतिम चरण तक के विषय में भली भांति सोच समझकर तथा समस्त उपलब्ध विकल्पों पर ध्यान देकर इस प्रकार के निर्णय लेती है कि न्यूनतम प्रयासों, समय एवं लागत के व्यय से अधिकतम शोध उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अर्थात समय भी कम लगे, प्रयास भी न्यूनतम हो और लागत भी कम लगे, लेकिन हमें जो उद्देश्यों की प्राप्ति हो वो अधिकतम हो। अर्थात ऑप्शन नंबर बी शोध अभिकल्प सही उत्तर है। 12वां प्रश्न है कॉलम ए और कॉलम बी से। कॉलम ए में है विधा, व्यावसायिक, अकादमिक, तकनीकी, कौशल आधारित, और कॉलम बी में है पाठ्यक्रमों का नाम, इंजीनियरिंग, स्थापत्य, बढ़ईगिरी और सिलाई, औषधि, विधि, कला, वाणिज्य। तो हमें चारों से चारों को मिलाना है।
तो यूजीसी के अनुसार व्यवसायिक को जो दिया गया है वो दिया गया है औषधि और विधि। विधि का मतलब लॉ, तो इसे मिला देंगे व्यवसायिक को औषधि विधि से। अकादमिक को मिलाएंगे कला वाणिज्य से। तकनीकी को मिलाएंगे इंजीनियरिंग स्थापत्य से। कौशल आधारित को मिलाएंगे बढ़ईगिरी और सिलाई, क्योंकि बढ़ई और सिलाई क्या है, कौशल है, स्किल है। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार, और यदि मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा।